नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो चलिए खबरों में एक नजर डाल लेते हैं। जम्मू के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमारी दूसरी खबर होगी मई में रूस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ में बना है महा रिकॉर्ड। वहीं चौथी खबर होगी सूडान में सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। इस पर भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की, जहां कोहली को इनाम मिला है और आईसीसी ने गुड न्यूज भी दी है। इसके अलावा बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, महामहिम पहुंची हैं। फिल्म छावा में तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे यूपी बिहार में सिंगर हनी सिंह छाए हुए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तो ये कुछ खास खबरें हैं और चलिए पहली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। और पहली खबर की अगर हम बात करें तो जम्मू से है, जहां जम्मू के राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर में सेना की एक गाड़ी पर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। आतंकी इस घटना को अंजाम देकर तुरंत मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि जहां पर यह हमला हुआ जम्मू का वो सुंदरबनी इलाका एलओसी से सटा हुआ है और यहां सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी दौरान सेना की गाड़ी पर यह बड़ा हमला हुआ। हालांकि इस पर सेना ने अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें ये इलाका पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है, इसलिए पुलिस को फिलहाल वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। सेना ही वहां सर्च ऑपरेशन चला रही है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। यह भी सामने आया कि फायरिंग एक ही तरफ से हुई है। हमलावर फायरिंग के तुरंत बाद भाग गए और आसपास के इलाकों में जाकर छिप गए हैं। सेना के जवानों को जवाबी फायरिंग का मौका भी नहीं मिला। और ये जो खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे की। जी हां, पीएम मोदी एक बार फिर रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री डे परेड के मौके पर 9 मई को रूस जाएंगे। रूसी एजेंसी की ओर से यह जानकारी मिली है। पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 9 मई को विक्ट्री डे पर आमंत्रित किया है। इस तरह से पीएम मोदी का उस दिन रूस जाने का प्लान जो है बन सकता है। हालांकि भारत सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अगर पीएम मोदी रूस जाते हैं तो यह 2025 की उनकी पहली आधिकारिक रूस यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा गए थे। जुलाई में पीएम मोदी का द्विपक्षीय दौरा था, जबकि अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस गए थे। वहीं कजान शहर में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। 9 मई का दिन रूस के लिए ऐतिहासिक दिन है। यही वह दिन है जब द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी जीत हुई थी। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत की वर्षगांठ है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर दर्ज जीत के उपलक्ष्य में रूस हर साल 9 मई को अपना वार्षिक विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे मनाता है। भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। समय समय पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते रहते हैं। दोनों देश मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। तो भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है और एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो रूस के दौरे पर जा सकते हैं। मई का जो महीना होगा, इस महीने में प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर जा सकते हैं। फिलहाल भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करें। जब महिलाएं सफल होंगी तभी समाज और देश सफल होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये बातें छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव में कही गई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, अंधविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार की ओर से 51,000 रुपए हर जोड़े को देने का ऐलान भी किया। कार्यक्रम को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी संबोधित किया है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज की अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले वर्ष 151 जोड़ों का यह विवाह हुआ, आज 251 का हुआ और जो आंकड़ा देखा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों उसको जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जिताए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज की गजब कर दिया आपने। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ मेले का 45वां और आखिरी दिन है। 12 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान का नया कीर्तिमान भी बन गया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ 78 लाख श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। 25 फरवरी तक 64 करोड़ 77 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का ये अंतिम पवित्र स्नान है। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े समागम के समापन का ये दिन है। संगम नगरी में त्रिवेणी के पावन तट से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों तक देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का बेहिसाब सैलाब उमड़ रहा है, खासतौर पर प्रयागराज में, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के चलते महाकुंभ में स्नान का खास महत्व है। और जैसा कि तस्वीरें वीडियो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से आज महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में भक्तों का सैलाब प्रयागराज पहुंचा है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हैं और सभी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब सूडान की कर लेते हैं। सूडान का सैन्य विमान उम्रुडुरुमैन शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। इस बात की जानकारी सैन्य और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार यानी कि 26 फरवरी को दी। रिपोर्ट के मुताबिक सेना की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना में सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए हैं। दुर्घटना के पीछे की मुख्य वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सूडानी आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक सेना का एंटोनोव विमान मंगलवार यानी कि 24 फरवरी को ओमडुरुमैन के उत्तर में वाड़ी सैदना एयरबेस से उड़ान भरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिसमें करीब 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो सूडान में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें सेना का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद दमकल कर्मी जो हैं वो आनन फानन में स्थान पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने की कोशिश भी की गई। 19 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बॉक्स ऑफिस की कर लेते हैं। जी हां, विक्की कौशल की फिल्म छावा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही, लेकिन अब फिल्म की कहानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने की धमकी दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने इतिहास से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। फिल्म मेकर्स पर आरोप है कि फिल्म छावा में गड़ोजी और कान्होजी नाम के दो किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया है। गड़ोजी और कान्होजी संभाजी महाराज को धोखा देकर औरंगजेब के साथ मिलते दिखाए गए हैं, जिसको लेकर गड़ोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के के वंशजों ने फिल्म का विरोध किया। रिपोर्ट्स के अनुसार गड़ोजी और कान्होजी शिर्के के 13वें वंशज लक्ष्मीकांत राजा शिर्के ने कहा है कि उनके पूर्वजों को फिल्म में गलत तरीके से पेश किया गया। फिल्म की कहानी पर शिर्के परिवार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों को बिना वजह नेगेटिव दिखाया गया। 20 फरवरी को शिर्के परिवार ने छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर को एक कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म के नैरेटिव को बदलकर इतिहास से जुड़ी गलतियों को हटाने की मांग की गई। साथ ही शिर्के परिवार ने मेकर्स के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का केस करने की धमकी भी दी है। आपको बता दें, डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने नोटिस मिलने के बाद शिर्के परिवार के वंशजों में से एक भूषण शिर्के से मुलाकात की। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि हमने फिल्म में इतिहास से जुड़े तथ्यों का काफी ध्यान रखा है। गड़ोजी और कान्होजी के गांव के नाम का जिक्र भी नहीं किया गया। डायरेक्टर ने कहा, हमारा इरादा शिर्के परिवार को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर फिल्म छावा से कोई भी परेशानी है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। लक्ष्मण उतेकर की माफी मांगने के बाद भी शिर्के परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि फिल्म में बदलाव किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे राज्य भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विक्की कौशल की फिल्म छावा को लेकर यह पूरा विवाद अब शुरू हो गया है। तो देखिए, बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ फिल्म छावा का जलवा जो है वो कायम है, लेकिन दूसरी तरफ अब इस फिल्म से जुड़ी कहानी पर इतिहास को लेकर एक बार फिर से विवाद जो है शुरू हो गया है। आपको बता दें, जो वंशज हैं और उन्होंने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके किरदारों को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और जबरन उन्हें नेगेटिव दिखाया गया है। आपको बता दें, फिलहाल जो फिल्म की कमाई है वो 483 करोड़ के पार जा चुकी है। बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी ने बुधवार को लेटेस्ट वनडे रैंकिंग जारी की। इसमें विराट कोहली को फायदा हुआ है। कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था। कोहली को इसका इनाम रैंकिंग के जरिए मिला है। वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 5 में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले शुभमन गिल टॉप पर हैं, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम दूसरे पायदान पर हैं। कोहली पहले 6ठे पायदान पर थे, लेकिन अब वे 5वें स्थान पर आ गए हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 111 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 100 रन बनाए थे। कोहली की इस पारी में 7 चौके भी शामिल थे। कोहली ने मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मोर्चा संभाला और भारत के लिए अंत तक वे खेले। टीम इंडिया ने यह मैच 6 विकेट से जीता था। पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने पर कोहली को ये रैंकिंग का इनाम मिला है। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और एक बार फिर से जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था मैच में, विराट कोहली, उन्हें अब इनाम मिला है और उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। ताज़ा रैंकिंग भी आईसीसी ने जारी की है और आपको बता दें, जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ, उसमें 3 भारतीय बैट्समैन हैं। पहले नंबर पर शुभमन गिल हैं और जो पहले 6वें नंबर पर थे विराट कोहली, उनकी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, वो और अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन चौथे नंबर पे हैं। इसके बाद कोहली 5वें नंबर पे हैं। कोहली को 743 रेटिंग मिली है। आईसीसी ने गुड न्यूज़ दी है, विराट कोहली की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आईसीसी ने लेटेस्ट वनडे रैंकिंग ये जारी की है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिंगर यो यो हनी सिंह की। हनी सिंह के नए गाने मैनियक ने तहलका मचा रखा है। उनका यह गाना रिलीज होने के 24 घंटे में ही यूट्यूब पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने में हनी ने भोजपुरी का भी तड़का लगाया। उन्हें यूपी और बिहार के लोगों से काफी प्रशंसा मिल रही है। यो यो हनी सिंह का नया गाना मैनियक 22 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया।
हनी सिंह का यह गाना रिलीज के 24 घंटे में ही यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड होने लगा और इसने करीब 1.6 करोड़ व्यूज हासिल किए। इस गाने में भोजपुरी का भी तड़का है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हनी सिंह के मियानिक सॉन्ग दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी इस वक्त इंटरनेट पर खूब चर्चा में है। मजेदार यह है कि रैप वाले इस गाने में भोजपुरी का तड़का है। ये गाना केवल बिहार या यूपी तक नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में सुना जा रहा है। इस बीच हनी सिंह ने हाल ही में अपने मिलियनर इंडिया टूर का आगाज किया। यह टूर अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले कॉन्सर्ट मुंबई में किया। हनी सिंह के इस गाने में भोजपुरी के तड़के ने इसे और भी स्पेशल बना दिया है। इस गीत को हनी सिंह ने आवाज दी है और इसके बोल लियो ग्रेवाल ने दिए हैं। गाने के भोजपुरी बोल अर्जुन अजनबी ने लिखे हैं और रागिनी विश्वकर्मा ने इसे आवाज दी है। वीडियो में हनी सिंह के साथ ईशा गुप्ता ने रैप किया है। जो भोजपुरी की जो लाइन है तमाम चीजें भी इस पर इसका तड़का देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन हेतु पधारे श्रद्धालुओं के ऊपर आसमान से आस्था की बारिश हुई। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी से भव्य जुलूस से लेकर छोटे शहरों में शांतिपूर्ण अनुष्ठानों तक लोग भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महाशिवरात्रि का ये बड़ा पर्व है और भगवान भोले के जो भक्त हैं उनमें जबरदस्त और खासा उत्साह भी देखने को मिला। और वाराणसी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां महाशिवरात्रि पर सभी श्रद्धालुओं ने पुरोहितों ने जमकर उत्साह मनाया। धूमधाम से महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया है और हेलीकॉप्टर से आस्था यानी कि फूलों की बारिश की गई है सभी श्रद्धालुओं के ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात केदारनाथ धाम की करेंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट 2 मई को सुबह करीब 7 बजे शुभ लग्न पर खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन केदार के कपाट खुलने की तिथि अब घोषित हो गई है। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। आचार्य ने पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि और समय घोषित किया। इसके लिए केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग भी उखी मठ पहुंच गए। पुजारी शिवशंकर बागेश और गंगाधर ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना भी शुरू हुई। बाबा केदार को बाल भोग महाभोग लगाते हुए आरती की गई। इसके उपरांत रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाने की तिथि भी घोषित दी गई है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे और जो बाबा के भक्त हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचकर इसका लुत्फ भी उठा सकेंगे और बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो बाबा केदार के महाभोग लगाया गया है बाबा केदार को और इसके अलावा आज चूंकि महाशिवरात्रि है और ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी जो है अब सामने आ गई है। 2 मई को शुभ लग्न को देखते हुए बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर धाम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, बाबा केदार के दर्शन भी कर सकते हैं। चूँकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे में बाबा केदार की धूमधाम से जो है पूजा अर्चना की गई है। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ की करेंगे। आगामी वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की घोषणा की, जिसको लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी विभागों की तैयारियों के विषय में जानकारी ली। साथ ही युद्ध स्तर में
तैयारियों में जुटने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि बैठक में कई विचार भी सामने आए हैं और हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ को लेकर तमाम जानकारियां भी साझा की गई हैं। तो हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अहम बैठक की है। प्राइमरी तैयारियों के विषय में उन्होंने जानकारी ली है। आपको बता दें, आगामी वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में होने जा रहे अर्धकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की घोषणा की है। उन्होंने इसको लेकर व्यापक तैयारियों की बात भी कही है। जो हमारा 2027 का कुंभ मेला होना है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वो अर्धकुंभ मेला नहीं है, वो कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रयागराज में गए थे कुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने इसके महाकुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारा 2027 का जो मेले का आयोजन होना है वो कुंभ मेले के नाम से जाना जाएगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में ये एक प्रिलिमिनरी बैठक हम लोगों ने की थी। इसमें हम लोगों ने 2010 के जो हमारा महाकुंभ हुआ था, 2016 का, 2021 का, इन सभी के डिटेल्स पहले हम लोगों ने देखी कि उन मेलों में क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं, किस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, कितनी धनराशि उनको मिली थी। और हम अब फ्यूचर में जो हमारा 2027 में, जो कि 2 साल का लगभग वक्त बचा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है और उनकी मंशा है कि हमारा 2027 का जो भी यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन हो, बहुत ही भव्य हो, दिव्य हो। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि पर चकरपुर खटीमा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी पत्नी संग मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की भगवान भोले से उन्होंने प्रार्थना की। इस मौके पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान सीएम ने मंदिर में मौजूद भक्तों का भी अभिवादन स्वीकार किया। शिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से तेजी से आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर खटीमा में स्थित गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव और पार्वती से उनके मंगल दाम्पत्य जीवन की कामना की। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की निर्धन कन्याओं का विवाह पूरी धूमधाम के साथ संपन्न कराया गया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने तमाम बातें भी कही हैं। भांजे भांजियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूँ कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको मिले। भाइयों बहनों, ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम कोई सामान्य समारोह नहीं है, ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।